हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी आए हैं ये क्लास देखने। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मगध साम्राज्य मैं आपको पढ़ा रहा था। उसमें हम हर्यक वंश के बारे में जान रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसके प्रथम शासक बिंबिसार के बारे में हमने पिछली वाली क्लास में बेहतरीन तरीके से समझा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा। आज बारी है हर्यक वंश के दूसरे प्रमुख शासक की, जिसका नाम है अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र है। तो आज है हमारी आदित्य बैच की क्लास नंबर 20। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और ये क्लास एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी रेलवे एसएससी के सभी एग्जाम्स और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। रेलवे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास कहीं नहीं बदलता है, इतिहास वही आता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक है अजातशत्रु। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, क्योंकि हमारा क्या चल रहा था, आप कहेंगे भैया हमारा हर्यक वंश चल रहा था, आप हमें हर्यक वंश के बारे में बता रहे थे। तो हर्यक वंश में आज बारी है दूसरे शासक की, जिसका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है, तो आप कहेंगे अजातशत्रु शासक का नाम है। एक महान शासक हुआ, काफ़ी बुद्धिमान और योग्य शासक था अजातशत्रु। अगर हम बात करें कि यह शासक कब बना, तो आप कहेंगे कि 492 ईसा पूर्व में यह मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और इसका शासनकाल कब तक चला, तो आप कहेंगे कि 492 पर ये तो गद्दी पर बैठा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 460 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक इसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है और 460 ईसा पूर्व तक यह मगध साम्राज्य पर शासन करता है। कैसे ये शासक बना था, तो इससे पहले इसके पिता मगध साम्राज्य में शासन करते थे, जिनका नाम था बिंबिसार, और अपने पिता की ही हत्या कर इसने राजगद्दी हासिल की थी। क्योंकि जो पिता था वो अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और इस बात से क्या था कि अजातशत्रु बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हुआ था, क्योंकि वह चाहता था कि मेरा बड़ा भाई शासक ना बने, मैं ज़्यादा योग्य हूँ, मैं शासक बनूँ। लेकिन बिंबिसार को उसका बड़ा पुत्र अत्यंत ही प्रिय था, इसलिए उसने दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन जब अजातशत्रु को ये बात पता चली तो उसने अपने पिता की ही हत्या कर डाली। आप कहेंगे कि 492 में इसने बिंबिसार की हत्या की थी। 492 में आप लिखेंगे 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। किसने कर दी, तो आप कहेंगे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी 492 ईसा पूर्व में। बिंबिसार को आप देखेंगे तो यह 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन करता है, और बहुत काफ़ी लंबे समय तक ये शासन करता है। अगर अजातशत्रु इसकी हत्या न करता तो ये और समय तक शासन करता। तो अजातशत्रु ने कहा कि पापा जी मुझे भी मौका दीजिए, क्या ज़िंदगी भर आप ही शासन करते रहेंगे, इसलिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो आप देखेंगे पिता की हत्या कर दी, और इसी कारण अजातशत्रु को हम क्या कहते हैं, तो प्रथम पितृहंता कहते हैं। प्रथम पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भैया अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया, पिता की हत्या करने वाला। और इसी कारण जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो पितृहंता वंश मेरे दोस्तों हर्यक वंश को कहते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है, तो पितृहंता वंश जो है वो हर्यक वंश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हर्यक वंश को कहा जाता है। इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी।
तो अपने पिता की ही हत्या कर यह, जिनके पिता का नाम बिंबिसार था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 492 ईसा पूर्व में ये क्या होता है कि मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और खुद शासक बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो आप नोट कर लेंगे अजातशत्रु का उपनाम। उपनाम से प्रश्न कई बार बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्त कि इनका उपनाम क्या होगा। तो आप लिख लीजिए कि अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे कुणिक, इसे कुणिक कहा गया है, इसका उपनाम है। परीक्षा में ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे राजगृह में हुआ था। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो आप नोट कर लेंगे कि अजातशत्रु के ही शासनकाल में, आप नोट करेंगे अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। लिख लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको बताया था, लेकिन जब मैं शासकों के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर जो जो शासक थे उन सब में ये बताते चलूँगा कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। इससे आपको याद भी हो जाएगा जल्दी से, और बेहतरीन तरीके से समझते रहिए। इसकी जो PDF है हैंड रिटन, वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप लिख लीजिएगा स्टडी विथ मिलिंद, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ मिलिंद। आप इसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और उसके बाद आपको वहाँ पर इस वाली वीडियो की हैंड रिटन PDF मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए, मैं PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था और यह कब आयोजित हुई थी, तो आप लिखेंगे कि 483 BC में। वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो 483 BC में होता है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, बौद्ध संगीति का आयोजन, संगीति का आयोजन होता है, आयोजन होता है। मैंने बता दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये जो बौद्ध संगीति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे कि इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप आप लिखेंगे कि इनका नाम क्या था, महाकश्यप था, जो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो आप लिख लेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अच्छा, आपको कभी कभी ये राजगृह जो है इसका नाम राजगीर भी देखने को मिल सकता है, तो आप कभी भी भयभीत नहीं होइएगा, ये राजगृह राजगीर ही है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों हुआ था 483 BC में, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इसी वर्ष महात्मा बुद्ध जी का देहावसान हुआ था, और उसी देहावसान के बाद क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो आप लिख लेंगे कि 483 BC में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, निर्वाण हुआ। और आपसे कभी भी पूछा जाए परीक्षा में कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है, तो
जो देहावसान की घटना है, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी का यहाँ से क्या हुआ, देहावसान हुआ, देहांत हुआ या मृत्यु हुई, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि इनका देहावसान हुआ था, देहावसान हुआ था, यानी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध जी की। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 483 BC में हुई थी, इसी कारण प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। अब इससे ये एक बात का और पता चल गया है कि महात्मा बुद्ध जी का देहावसान अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था, क्योंकि 483 में उनका देहावसान हुआ और उस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था। देखिए 492 से 460, तो इसी के बीच में आएगा 483। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। इसके साथ साथ आप लिख लीजिए कि महावीर स्वामी मक्खली गोसाल का भी देहांत इसी के शासनकाल में हुआ था। तो अजातशत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई। तो सारी चीज़ें हमें लिखनी है। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। नोट करिए। गला बैठ जाता है एकदम बोलते बोलते, थोड़ा जुकाम भी था, इसलिए बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। अब चलिए हम बात करते हैं। तो आप लिखेंगे कि महावीर स्वामी मक्खली गौसाल का देहावसान भी इसी के शासनकाल में हुआ, या आप लिख लेंगे का देहांत भी इसी के शासनकाल में हुआ, शासनकाल में हुआ। आपसे कभी भी पूछा जाए कि अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, तो आप लिख लेंगे कि यह जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। यह किसको मानता था? तो यह जैन धर्म को मानता था। इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं। नोट करिए, फिर इसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फटाफट नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ युद्धों के बारे में। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, युद्ध होंगे और उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। मैं इसे रेज करता हूँ और आगे की चीज़ों की बात करता हूँ। फटाफट मैं इसे रेज करता हूँ, नोट करिए फटाफट। साथ में आप नोट क्या कीजिए जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें। ओके, नोट करते रहा कीजिए। ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा बोर्ड में क्या है स्क्रैच लग गए हैं, तो इससे क्या होता है कि जल्दी साफ़ ही नहीं होता, तो मुझे थोड़ा गीले कपड़े से इसे पोंछना पड़ेगा। फटाफट मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए फटाफट मैं इरेज करता हूँ, बस 1 मिनट। थोड़ा ये ज़्यादा गंदा हो जाता है जब से इसमें स्क्रैच लग गए हैं थोड़े से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ फटाफट, फिर अब बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब तक मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ युद्धों के बारे में। अब युद्ध कौन कौन से हुए? तो पहला हुआ अजातशत्रु का कौशल के साथ संघर्ष, कौशल महाजनपद के साथ संघर्ष हुआ था अजातशत्रु का। तो आप पहला लिखेंगे, जो पहला युद्ध है उसके बारे में आप लिखेंगे कि अजातशत्रु का कौशल के साथ संघर्ष, कौशल महाजनपद के साथ संघर्ष, हेडिंग ये डाल लेंगे और फिर हम बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस अच्छे तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगा। मैंने अजातशत्रु पहले ही लिख दिया है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा अजातशत्रु का कौशल महाजनपद के साथ संघर्ष। इसके पीछे की कहानी क्या है, पहले कहानी समझिए, तभी इतिहास आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था जो बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु है। इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं तो मैंने जब आपको बिंबिसार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बिंबिसार का जो पहला विवाह था, जो पहली प्रमुख पत्नी थी
उनका नाम था, बिंबिसार की पत्नी का नाम था, जो इनके पिता थे अजातशत्रु के, महाकौशला। मैंने बताया था ना, महाकौशला के बारे में बताया था। और ये महाकौशला कौन थी? तो मैंने कल आपको बताया था कि ये महाकौशला थी कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री थी। ये महाकौशला कहाँ किसकी पुत्री थी? तो आप कहेंगे कि कौशल राज की पुत्री थी। और कौशल राज कौशल महाजनपद के शासक थे या राजा थे? कौशल महाजनपद के शासक थे या आप कह सकते हैं राजा थे। ओके, तो इतनी बात आपके क्लियर होगी कि बिंबिसार की जो पहली प्रमुख पत्नी थी जिनका नाम था महाकौशला, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये महाकौशला कौशल राज की पुत्री थी, जो कौन था? तो जो कौशल महाजनपद का राजा था। ये इनके पिता का नाम है। महाकौशला के पिता का नाम क्या है? कौशल राज है। और ये महाकौशला जो थी, इनके भाई का क्या नाम था? यानी कि जो कौशल राज के पुत्र थे, इनका नाम क्या था? तो आप कहेंगे कि इनके भाई का नाम था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। अब इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी कि बिंबिसार कौन है। तो बिंबिसार अजातशत्रु के पिता हैं और बिंबिसार की ही पत्नी का नाम महाकौशला था। महाकौशला के पिता कौशल राज थे, जो कौशल महाजनपद के शासक थे। और कौशल राज का जो पुत्र था, या हम कह सकते हैं महाकौशला के जो भाई थे, उनका नाम था प्रसेनजीत, राजकुमार प्रसेनजीत। ओके, इतनी बातें आपकी क्लियर होगी। तो बिंबिसार के समय में ऐसा था कुछ कि जो राजा थे कौशल के, वो थे कौशल राज, और उनका एक पुत्र था प्रसेनजीत, जो राजकुमार था उस समय। अब क्या हुआ कि जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, मृत्यु कैसे हुई थी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो आप कहेंगे कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो इससे क्या हुआ कि जो कौशल महाजनपद के लोग थे, वो अजातशत्रु से नाराज हो गए। जी जरूर नाराज होंगे, क्योंकि क्या है कि महाकौशला जो हैं, उनके पति हैं बिंबिसार, और जब कोई उनके पति को ही मार देगा, चाहे उनका पुत्र भले ही हो, लेकिन जब कोई पुत्र अपने पिता को ही मार देगा, तो इससे महाकौशला बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, और इस कारण महाकौशला की मृत्यु भी हो गई थी। अब इस बात से क्या हुआ कि कौशल महाजनपद के जो शासक थे, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। अब बिंबिसार के समय कौशल के जो शासक थे, वो कौशल राज थे, लेकिन जब अजातशत्रु ने हत्या की थी, तो उस समय जो राजा थे कौशल के, उनका नाम था प्रसेनजीत। उस समय महाकौशला के भाई ही कौशल के राजा हो चुके थे, कौशल महाजनपद के राजा हो चुके थे। तो ये जो प्रसेनजीत थे, ये अजातशत्रु पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। क्यों क्रोधित हो गए थे? क्योंकि उनके जीजा जी को अजातशत्रु ने मार दिया था। क्योंकि महाकौशला के भाई हैं प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के जीजा हैं कौन? बिंबिसार। अब कोई किसी के जीजा को मार देगा तो गुस्सा तो आएगा ही। अब इस कारण क्या हुआ, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब बिंबिसार की शादी हुई थी महाकौशला से, तो उन्हें काशी दहेज में मिला था। जो काशी महाजनपद था, वो दहेज में मिला था। किसने दिया था? तो कौशल राज ने दिया था, जो कौशल महाजनपद के राजा थे। अब क्या हुआ, जब प्रसेनजीत नाराज हो गए अजातशत्रु से, क्योंकि उन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, तो इस कारण प्रसेनजीत ने क्या किया कि काशी वापस ले लिया, काशी वापस ले लिया। अब जब काशी वापस ले लिया, इस कारण अजातशत्रु भी क्रोधित हुआ, और यही कारण था कि अजातशत्रु का कौशल महाजनपद के साथ संघर्ष हुआ। इसका कारण क्या था, आप लिख लेंगे। बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कारण की। कारण की मैं बात करूं तो आप कहेंगे काशी महाजनपद वापस ले लिया था, दहेज में दिया हुआ काशी वापस ले लिया, दहेज में दिया हुआ काशी, दिया हुआ काशी वापस ले लिया, वापस ले लिया। किसने वापस ले लिया? तो आप कहेंगे कौशल महाजनपद ने वापस ले लिया था, कौशल महाजनपद ने, कौशल महाजनपद। अब वापस ले लिया, तो इसके बाद क्या हुआ, जब वापस ले लिया तो अजातशत्रु को भी क्रोध आया। और कौशल महाजनपद का उस समय राजा कौन था? तो यहाँ का राजा हुआ करता था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया था। कहा कि जब तुमने मेरे जीजा को ही मार डाला, तो अब काशी दो, जो मैंने दहेज दिया था उसे वापस दे दो भैया।
क्योंकि अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। इसी कारण इसने जो प्रसेनजीत थे उन्होंने काशी को वापस ले लिया। अच्छा, काशी महत्वपूर्ण इसलिए था, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि यहाँ से 1 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था या वार्षिक आय होती थी। कितने की? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की उस समय में, आज से लगभग 1000, 1500, 2500 साल पहले की बात है, 2500, 2000 साल पहले की बात है। तब क्या था कि 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति होती थी, आय होती थी। कहाँ से? तो आप कहेंगे काशी से आय होती थी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता था, इम्पॉर्टेंट हो जाता था, और इसी कारण सभी राजा की नज़र होती थी काशी पर। और जब इसे वापस ले लिया तो अजातशत्रु बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। अब इसके बाद क्या हुआ? युद्ध हुआ इनमें 2 चरणों में युद्ध हुआ था, इसी कारण युद्ध हुआ था, और युद्ध 2 चरणों में हुआ था। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि प्रथम चरण का युद्ध हुआ था जो, उसमें एक तरफ थे अजातशत्रु। प्रथम चरण का जो युद्ध था उसमें एक तरफ अजातशत्रु थे और दूसरी तरफ जो थे वो थे प्रसेनजीत। और इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ था और प्रसेनजीत हार गए थे। प्रसेनजीत की हार हुई थी, क्रॉस बनाया है तो हार हुई थी, और अजातशत्रु विजयी हुए थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है? दूसरा चरण भी होता है इस युद्ध का, और इस बार क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कौशल महाजनपद उस समय शक्तिशाली हुआ करता था, यानी कि जब काशी जैसे महाजनपद को उसने अपने कब्जे में ले लिया था तो एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था कौशल उस समय। और फिर क्या हुआ कि द्वितीय चरण का युद्ध हुआ, और जब द्वितीय चरण का युद्ध हुआ तो इस समय क्या हुआ कि अजातशत्रु हार गए। एक तरफ अजातशत्रु थे इस भी युद्ध में, और एक तरफ कौन था? तो एक तरफ थे प्रसेनजीत। और जब ये युद्ध होता है तो इस वाले युद्ध में, दूसरे चरण के युद्ध में, प्रसेनजीत विजयी होते हैं और अजातशत्रु की हार होती है। अजातशत्रु की हार हो गई, और इसके बाद अजातशत्रु को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। अब बंदी बना लिया गया, इन्हें जेल में डाल दिया गया, और प्रसेनजीत बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अब मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों के बारे में। मैं इसे इरेज कर दूँ फिर बात करता हूँ। इधर वाली चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। बेहतर तरीके से रिलेट कर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। अब देखेंगे आप क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि कारण क्या था कौशल महाजनपद के साथ संघर्ष का, कि दहेज में दिया हुआ काशी राजा प्रसेनजीत ने वापस ले लिया था, और जब वापस ले लिया तो इससे अजातशत्रु बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, क्योंकि जो काशी था बहुत इंपॉर्टेंट था, 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति होती थी यहाँ से। तो इसी के कारण युद्ध हुआ, दोनों में एक भयंकर युद्ध हुआ। प्रथम चरण का युद्ध अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य हुआ। इस युद्ध में प्रसेनजीत विजयी हुआ, अजातशत्रु विजयी हुआ। लेकिन जो द्वितीय चरण का युद्ध हुआ इसमें प्रसेनजीत यानी कि जो कौशल महाजनपद के शासक थे उनकी विजय हुई प्रसेनजीत की। एक तरह आप देखेंगे तो अजातशत्रु के मामा लगते थे प्रसेनजीत, यानी कि आप जानते हैं कि बिंबिसार जो प्रसेनजीत की बहन थी वो इनके पिता की पत्नी थी, बिंबिसार की पत्नी थी। तो एक तरह क्या लगते थे? अजातशत्रु के मामा लगते थे। क्या लगते थे? तो आप लिख देंगे कि प्रसेनजीत मामा लगते थे, यानी रिश्ता था। लेकिन क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी तो इसी बात का थोड़ा क्रोध था, क्योंकि जब इनके जीजा को ही मार दिया तो इसलिए ये काशी वापस ले लिए थे। अब क्या हुआ कि अजातशत्रु हार गया तो इन्हें बंदी बना लिया गया। बंदी तो बना लिया गया, लेकिन फिर आप देखेंगे क्या हुआ कि इन्हें जेल में डाला गया था। लेकिन अजातशत्रु क्या था कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, यानी ऐसा माना जाता था आसपास के महाजनपद में कि एक युवा राजा है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और हर राज्य को जीत लेता है। इनकी कहानियाँ मतलब दूर दूर तक फैली हुई थी। और इसी बीच क्या हुआ कि जो प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, प्रसेनजीत आप लिखेंगे, जो कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, इनकी पुत्री थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा। पुत्री का क्या नाम था? वाजिरा नाम था। और इस पुत्री जो वाजिरा थी ये अजातशत्रु से प्रेम करने लगी। क्या हुआ कि ये अजातशत्रु से प्रेम करने लगी। किससे? तो आप कहेंगे अजातशत्रु से प्रेम करने लगी।
और जब ये बात प्रसेनजीत को पता चली तो वो थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन फिर कहे कि चलो छोड़ो, अब शादी ही कर देते हैं। फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे इन्हें तो जेल में डाला गया था कि अब इन्हें ज़िंदगी भर जेल में ही रखेंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि प्रसेनजीत की ही पुत्री थी वाजिरा, जो अजातशत्रु से प्रेम करने लगी थी, और इसी कारण प्रसेनजीत ने विवश होकर वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करा लिया। और इस बार आप देखेंगे कि अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हो जाता है, तो अजातशत्रु का विवाह अपनी मामा की ही बेटी वाजिरा के साथ हो जाता है। किसके साथ हो जाता है, तो वाजिरा के साथ हो जाता है। तो प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा, उनका विवाह अजातशत्रु के साथ हो गया। और जब विवाह हो गया तो फिर से भैया दहेज देना पड़ेगा, और इस बार प्रसेनजीत ने दोबारा काशी दहेज में दे दिया। यानी कि जो पूरे फसाद की जड़ थी वो फिर से शांत हो गई, इनकी शादी भी हो गई और फिर से काशी अजातशत्रु को मिल गया। तो आप लिखेंगे कि पुनः काशी दहेज में मिला, पुनः अजातशत्रु को काशी दहेज में मिला। और फिर इस युद्ध की समाप्ति हुई और फिर से रिश्तेदारी बन गई, यानी कौशल के साथ अच्छे संबंध हो गए, क्योंकि अब तो ये दामाद बन चुके थे अजातशत्रु प्रसेनजीत के, तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, सारे युद्ध समाप्त हो गए। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अब दूसरे संघर्ष की हम बात करेंगे, फटाफट इसे नोट करिए। क्योंकि जो अजातशत्रु था, इसने जो अपने पिता की हत्या कर दी, इसके कारण जितने इसके रिश्तेदार थे, जितने नाना वाना थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। क्योंकि जब कोई उनके दामाद को ही मार डालेगा तो भैया जितने रिश्तेदार हैं सभी गुस्सा हो जाएंगे। इसी कारण सबसे बड़ा इसे कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि जैसे ये शासक बना चारों तरफ ये घिर चुका था, लोग इस पर आक्रमण ही करना चाहते थे मौका देखकर। और लेकिन इसने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों पर पकड़ बनाई और फिर से साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान और योग्य शासक था। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे संघर्ष की, जो कि था वज्जी के साथ संघर्ष। तो अजातशत्रु का जो दूसरा संघर्ष था वो था वज्जी के साथ। तो आप लिखेंगे वज्जी, या जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, तो वैशाली के साथ संघर्ष अगर हम इसकी बात करें वैशाली के साथ, तो क्या दिक्कत थी वैशाली को, जिस कारण यह अजातशत्रु के पीछे पड़ा हुआ था वैशाली महाजनपद या वज्जी महाजनपद। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अजातशत्रु की एक माँ और थी जिनका नाम था चेलन्ना। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक माँ थी जो दूसरी प्रमुख पत्नी थी बिंबिसार की, उनका नाम था चेलन्ना। ये किसकी पत्नी थी, तो आप कहेंगे ये बिंबिसार की पत्नी थी, बिंबिसार की पत्नी थी। और बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना थी, और चेलन्ना अजातशत्रु की माँ ही लगती थी। अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि क्या हुआ कि वही कारण है जैसा कारण कौशल महाजनपद के साथ था, कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। इस कारण क्या था कि चेलन्ना भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी अजातशत्रु के ऊपर, क्योंकि उनके पति की ही हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, जो उसके पिता ही लगते थे। तो इसका कारण भी यही था, क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने। और मैंने आपको बताया था कि ये जो चेलन्ना थी ये वज्जी संघ की राजकुमारी थी। वज्जी संघ, या जिसे हम वैशाली कहते हैं, वज्जी संघ की राजकुमारी थी। और वज्जी संघ के जो राजा थे वो थे राजा चेटक। मैंने ये भी बताया था कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था राजा चेटक। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और जब राजा चेटक के दामाद यानी कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, और यही कारण था कि वज्जी संघ इन पर आक्रमण करना चाहता था, दिन प्रतिदिन इन पर आक्रमण करने की कोशिश करता था मगध साम्राज्य पर। और अजातशत्रु की सबसे बड़ी चिंता का कारण यही था वज्जी महाजनपद, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपको बताया था कि जो ये वज्जी महाजनपद था, मैंने आपको बताया था ये जो वज्जी संघ है,
यह एक गणतंत्र संघ था, यानी कि यहाँ राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता था कि लगभग 6-7 राजा होते थे, यानी कि राजाओं का समूह शासन करता था। कई राजा होते थे वज्जी संघ में, राजाओं का एक समूह होता था, एक समूह होता था जो शासन करता था वज्जी महाजनपद पर। जो प्रमुख राजा थे वो कौन थे? तो राजा चेटक थे। जो प्रमुख थे इन राजाओं के, अगर मैं बात करूं तो राजा चेटक इन राजाओं के प्रमुख थे, जो कि बिंबिसार के ससुर रखते थे, ससुर ही लगते थे ना। तो ये जो राजाओं का समूह शासन करता था वज्जी संघ पर, इनके प्रमुख थे राजा चेटक, और राजा चेटक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। अब अजातशत्रु की दिक्कत ये थी कि वह अकेले वज्जी संघ का सामना नहीं कर सकते थे, यानी कि अजातशत्रु अगर अकेले लड़ने जाता वज्जी संघ से तो उसे बुरी तरह से पराजित होना पड़ता, क्योंकि वज्जी संघ उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। 6-7-8 राजाओं का समूह हुआ करता था जो शासन करता था, और सबके पास सेनाएं थीं, तो अजातशत्रु उनसे ना जीत पाता। तो इसके कारण क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने एक बहुत ही प्रमुख मंत्री, जिसका नाम था वत्सकार, या जिसे हम वत्सकार भी कहते हैं, उसे एक सीक्रेट में भेजा, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से गुप्तचर बनाकर भेजा। कहाँ पर? वज्जी संघ में भेजा, और वज्जी संघ में एक तरह से गुप्तचर बनाकर भेजा, और वहाँ पर जो वत्सकार था वो गया, और बहरूपिया बनकर गया था वत्सकार, और वहाँ पर इसने राजा चेटक के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और उनसे मित्रता हो गई। फिर उनके शासन में वह मंत्री पद तक आ गया था वत्सकार। और फिर क्या होता है, वत्सकार अपनी चाल चलता है और राजाओं के मध्य फूट डाल देता है, और फिर उसके बाद जो वज्जी संघ के राजा थे, राजाओं का एक समूह था, उनके अंदर फूट पड़ जाती है, और इसी वक्त अजातशत्रु युद्ध की तैयारी कर रहा होता है और मौका पाते ही वज्जी संघ पर आक्रमण करता है, और फिर क्या होता है कि जीत जाते हैं। मैं कहानी बता रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ जाइए। तो वत्सकार की मदद से क्या हुआ कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर जीत हासिल की और वज्जी संघ को, वैशाली को मगध महाजनपद में शामिल किया। तो 3 चीज़ें आप लिख लेंगे किसकी मदद से, तो आप कहेंगे कि अजातशत्रु ने अपने बुद्धिमान मंत्री वत्सकार, या जिसे हम वश्यकार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वश्यकार भी कहते हैं। वश्यकार की मदद से वज्जी संघ को मगध महाजनपद में मिला लिया। क्योंकि क्या हुआ कि जो ये वत्सकार था, इसने वज्जी संघ के जितने भी राजा थे उनके अंदर फूट डाल दी, क्योंकि ये गुप्तचर बनकर गया था, और वहाँ पर सबके मन में क्या डाल दी? फूट डाल दी। बहरूपिया बनकर गया था, एक तरह से नकाब वकाब एकदम अच्छे से पहनकर वहाँ पर गया, बहुत दिन रहा, यानी कि जो राजा चेटक थे उनकी सेना में भी शामिल हो गया, मंत्री पद तक आ गया था, यानी कि लगभग 2-3 वर्षों तक वहाँ रहा, और धीरे धीरे कर इसने वज्जी संघ के सभी राजाओं के मन में फूट डाली एक दूसरे के विरुद्ध, और सही मौके का इंतजार कर रहा था अजातशत्रु। और जैसे ही वश्यकार ने अपना खत भेजा अजातशत्रु के पास कि ये सही मौका है आक्रमण करने का वज्जी संघ पर, तो अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया, और एक भयानक युद्ध हुआ था वज्जी संघ और मगध के मध्य में, और इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ। और इसी युद्ध में आप कहेंगे वज्जी संघ के ही युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। आप लिखेंगे वज्जी संघ से युद्ध में, वज्जी संघ से युद्ध में ही अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया था। 2 महत्वपूर्ण हथियारों का प्रयोग किया था। हथियारों का
प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 2 महत्वपूर्ण हथियार कौन कौन से परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो पहला जो हथियार था वो था रथ मूसल। रथ मूसल आप देखे होंगे, आपने अगर बाहुबली फिल्म देखी है तो रथ मूसल आपने उसमें देखा होगा। जो बाहुबली के साथ भल्लाल देव होता है वो एक तरह का रथ लेकर चलता है जिस पर ऐसे तलवार लगी होती है, यानी कि चरखी की तरह ब्लेड लगी होती है, और जो आगे आता है कटता हुआ चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रथ मूसल कहते हैं। बाहुबली मूवी में अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च कीजिएगा और जो युद्ध वाली सीन है उस पर जाइएगा तो आपको रथ मूसल दिखाई देगा। वो ऐसे चरखा होता है, उसके चारों ओर धारदार तलवारें लगी होती हैं, यानी कि धार होती है, और कोई भी आगे आता है तो वो ऐसे नाचता रहता है और कटता हुआ चला जाता है, रथ में लगा होता है ये। और दूसरा आपने देखा होगा महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये भी बाहुबली मूवी में प्रयोग किया गया है, आप देखेंगे बाहुबली मूवी कभी भी तो उसमें कुछ ऐसे ही मशीन होती है जिस पर पत्थर रखा जाता है और ऐसे ही पत्थर को बहाती है, उसी को हम महाशिला कंटक कहते हैं। महाशिला कंटक सेना जो होती थी उस पर बड़े बड़े पत्थर बहाती थी और जब पत्थर गिरता था तो कई लोग मर जाते थे। तो ये दोनों जो औजार हैं इसकी खोज भी अजातशत्रु ने ही की थी, इसी के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं बेहतरीन तरीके से। लास्ट जो शासक हैं उदयन, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जान लेंगे और उसके बाद से सुनाग वंश के बारे में जान लेंगे। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।